कि वो इसी रफ्तार से काम करते हैं। घर चला दिया, रोटी का जुगाड़ कर दिया हमारा गरीब आदमी। रेलवे के ऐसे बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं। नमस्कार जी, मैं धनराज लाल आ चुका हूँ माड़ोदी रंगलाल ने। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे, हमारे साथ नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और लगातार समाज सेवा करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। अब भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यहाँ से जो भी भाजपा का हमारा कार्यकर्ता है, अगर संबंधित विभाग में जाता है तो एज ए जो मुख्यमंत्री अगर किसी विभाग में जाता है तो उसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता को भी तजुर्बा दी जाए। तो इसी कड़ी में हम नीरज यादव जी से बात करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात भी जानने वाले हैं कि आखिर भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार बनने का क्या कारण है। नमस्कार नीरज यादव जी। नमस्ते जी। नीरज यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार बनने का क्या कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार जो बनी है ना, तो पहले जो सरकार है उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की है। बीजेपी ने हमेशा क्षेत्रवाद से उठ के समान विकास किया है। आप कहीं चले जाओ, मतलब सबका समान विकास किया है, समान रोजगार दिया है मेरिट के आधार पे। तो यही इनका जो है ना, भाजपा का चुनाव का मेन प्रचार में भी यही था। और जनता भी मतलब अब बहुत समझदार हो गई है। पहले वाली बात नहीं रही। लोग जागरूक इतने हो गए कि वो अपना अच्छा बुरा पहचानते हैं। चेयरमैन साहब, समान विकास की बात चल रही है जी। यहाँ पर रोहतक की बात करते हैं जी। कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। बिल्कुल। जहाँ पर विधायक है, मंत्री है, जिस गति से विकास कार्य वहां पर होंगे, क्या आपको उम्मीद है यहाँ पर भी उसी गति से? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। पहले भी बीजेपी का नारा रहा है कि भाई सबको समान लेके चलेंगे हम, बगैर किसी पक्षपात के। जैसे पीछे भी हमारा कोई विधायक नहीं था जब 2019 का में सरकार बनेगी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जब भी हमारे रोहतक में कोई विधायक नहीं था, तब भी समान विकास हुआ। आप देखो, एलिवेटेड रोड बने, रेलवे के ऐसे बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, है ना। अब बहुत विकास हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ रोहतक के अंदर, अब रोहतक के नाम पे जो क्षेत्रवाद के नारे की जो राजनीति होती थी, चौधर की, रोहतक की चौधर, रोहतक की चौधर, क्या किया उन्होंने भाई? जब एक 2-3 पुल बनाए तो रोहतक की चौधर का नारा देके रोहतक का विकास किया है। एक ही पुल इतना बड़ा बना दिया भाजपा ने, और एलिवेटेड रोड, एक ही पुल सारा मतलब उनको जो है ना क्रॉस कर जाता है। कहीं पे कोई जाम का काम नहीं है आज रोहतक के अंदर। लेकिन सर, जो सैनी साहब का 56 दिन का कार्य था, उसमें खूब विकास कार्य करो, विकास कार्य की गति बढ़ी। हाँ बिल्कुल। तो क्या जैसे ये मान के चले कि सरकार, चुनाव नजदीक थे, सरकार बने या ना बने, लेकिन सरकार बन गई है तीसरी बार, तो क्या आपको जो 56 दिन में जो सीएम साहब ने कार्य किए, तो विकास कार्य गति आगे भी ऐसी रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। अभी आज के पेपर में आपने पढ़ा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 2 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। जी। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अब आपने देखा होगा कि इन्होंने ये कहा था कि भाई हम 24,000 शपथ बाद में लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और जो है ना 24,000 की लिस्ट पहले लगा देंगे। उसी दिन बटन नहीं दबाओ तो बताओ। जो कहा है वो करके दिखाया है भाजपा ने और नायब सैनी जी ने। तो आगे भी मतलब बिल्कुल ऐसे ही गति से विकास होता रहेगा, ऐसे ही बच्चों को रोजगार देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, बगैर खर्ची पर्ची के देंगे भाई साहब। कोई खर्ची पर्ची नहीं, कोई पढ़ने वाले बच्चे आगे आए। सबसे बड़ी बात, हम आज ये देखते हैं कि लाइब्रेरियों में लगाते हैं लोग बच्चे, जो नए बच्चे हैं। पहले पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरियों में नहीं जाता था, अब इतना इंटरेस्ट बन गया कि वो बच्चे जो है ना खुद लाइब्रेरियों में जाके पढ़ रहे हैं। गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरियां बन रही हैं। अब मेरे अपने मकान के सामने देखो, ये डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है। वहाँ मतलब पूरी सुविधा है, एसी वगैरह, फर्नीचर की हर चीज की सुविधा है। बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरी थी, आप एक जिम्मेवार पद पर हो, चेयरमैन हो, ये नौकरियां और आगे मिले, आपके ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, आपके क्षेत्र में मिले, आपके वार्ड में ज्यादा नौकरियां मिले, उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? वैसे
मैं बताऊं, हमने अपना ब्लॉक समिति से जी जो भी ग्रांट है, ज्यादातर ग्रांट जो खर्च की है स्कूलों में की है, आप पता कर सकते हो। जी क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो है ना सतर तो स्कूल से आना है। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना बिल्डिंग में थोड़ी जहां भी दिक्कतें थी ना, हमने उनको मतलब वॉल फ्लोरिंग वगैरह से करके उनको डिजिटल बनाने की कोशिश की है। तो आपको ये उम्मीद थी क्या? कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेगी, उतने प्रतिशत खर्चे मिलेंगे? हाँ, ये तो मनोहर लाल जी ने ही शुरुआत कर दी थी फर्स्ट टर्म में ही। तो उनके जो जैसे बच्चे हैं उनके माँ बाप क्या कहते हैं? सर आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। उनके माँ बाप ये कहते हैं कि भाई हमारा तो जो है ना अ, घर चला दिया, रोटी का जुगाड़ कर दिया हमारा तो गरीब आदमी का। आपके वार्ड की बात करें, कितने युवाओं को? मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में पहली बार, अब जो ये लिस्ट लगी है जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, पहली बार जो इतिहास में 14 बच्चे इकट्ठे लगे हैं। ना तो कभी भी चौधर के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा था, कभी भी 14 बच्चे आज तक इतिहास में नहीं लगे, पहली बार लगे हैं। मतलब आपके गाँव में लगे ही नहीं इतने बच्चे आज तक, पहली बार लगे हैं। और ब्लॉक की तो बात का डाटा तो मेरे पास अभी है नहीं पूरे ब्लॉक का, तो लेकिन मैं अपने गांव से ही बता सकता हूँ 14 बच्चे लगे इतिहास में, 2 या 3 से ऊपर कभी नहीं लगे थे, इतना बड़े तादाद में जो बच्चे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ना उन्होंने ये देखा ये कांग्रेस का है, ये किसका है, ये किसका है, जो पढ़ने वाला बच्चा था। अब एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कांग्रेस परिवार से पहले ग्रुप डी में था और अब वो ग्राम सचिव लगा है, कोई पटवारी लगा है, कोई कुछ लगा है। और मतलब बिना उसके उनका कोई पॉलिटिकली वो नहीं था बीजेपी के अंदर। और बीजेपी के अंदर नहीं, जो गरीब आदमी है ना वो कहीं भी जाके किसी को उन्होंने अपना जो है ना चाय तक नहीं पिलाई किसी को, बल्कि बीजेपी के जो वर्कर हैं उन्होंने जाके उसको जो घर जाके मुंह मीठा करके मिठाई खिलाई कि भाई आपको जो है आपने मेहनत की और आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़े, ताकि दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिल सके। बात करें आपके हल्के कलानौर की, कलानौर हल्के में भाजपा की हार का मुख्य कारण क्या रहा? सबसे तो यही रहा है कि एक है ना सिनेरियो चला दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। तो उससे जो है ना लोगों का माइंड, देखो अभी देखो, वैसे तो हमने कोई ज्यादा मार्जिन से हम नहीं रहे आ रहे हैं। रामउतार जी भी 10,000 वोटों से आ रहे थे, हम भी उसी पे रहे, जबकि लोकसभा में हमारा ये मार्जिन 40,000 का था। तो कहीं ना कहीं जो हमने प्रोग्रेस तो दोबारा से की है, जो बीजेपी का वोट था वो दोबारा बीजेपी की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र तो काफी बड़ा है। नहीं सर, लोकसभा में 40,000 की थी इस विधानसभा के अंदर, कलानौर के अंदर 40,000 की दीपेंद्र जीते थे। और रामउतार जी भी 10,000 से आ रहे थे और ये भी 10-11,000 से वोटों से आ रही। उसमें मैंने एक चीज और हो गया ना कि कंटिन्यू जो है ना एक सिनेरियो चला दिया कि सरकार आ गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब रोहतक विधानसभा में भी ऐसा हुआ है, 700-800 वोटों से हमारी हार हुई है मनीष ग्रोवर जी की। तो उसमें भी ये था कि वो बूम चला दिया उन्होंने, लोगों को की दिमाग जो है सेट कर दिया कि भाई सरकार आ गई, सरकार आ गई। मतलब जो आज जो वोटर हैं वो मिसगाइड कर दिया। और उसके अलावा कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई कोई हमारा वोट बैंक यहाँ कोई कम हुआ है। तो नीरज जी, कलानौर विधानसभा के अंदर एक जाति विशेष का भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला था, तो क्या उसका प्रभाव भी इस इलेक्शन में भाजपा की हार का कारण रहा? नहीं, ऐसा कोई जातिवाद का कोई कारण नहीं मानता मैं, अपने दृष्टिकोण से तो मानता नहीं। वैसे लोगों का मन है, अपने मन से कुछ भी कह ले। जैसे प्रेम जी का खड़ा होना, देखो वो कई चीजें है ना हो जाती है, कई बार वोट कट जाती हैं। अब जैसे जो जिस समाज से प्रेम जी आते थे वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि उनके कि वोट जो है 40,000 हैं, फलाना है, 50,000 हैं, 30,000 हैं। तो जबकि उनको वोट आई 11-12,000, यानी वो वोट कहाँ गई? मेन बात ये है, जो कांग्रेस को वोट जानी थी वो गई उनके समाज की, जो बीजेपी की वोट थी ना वो रुकी। हमारी मेन हार का कारण यही है, जो 11-12,000 और प्रेम को जो वोट रुकी है ना
वो बीजेपी को वोट जाना था विरोध में। जो कांग्रेस के विरोध में या शकुंतला खट्टर जी के विरोध में जो वोट था वो रोक दिया गया ट्रेन के माध्यम से। नहीं तो वो वोट इतना विरोध में था शकुंतला खट्टर के कि वो जो है ना बीजेपी में जाना था, कन्वर्ट होना। सर जैसे तीसरी बार सरकार बनी, आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं, वो सरकार से आप इन समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं? वैसे तो समस्या तो चलती ही रही है जी, और सरकार ने काम करते रहना है, लेकिन और बहुत काम हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में बहुत काम हुए हैं हमारे। तो मैं खुद अपने वार्ड की बात बताऊं, वैसे तो पूरा ये लगा लो कि पूरा ब्लॉक का ही की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, लेकिन पर्सनली मैं अपने खुद के वार्ड का बताऊं जहां से मैं चुनाव लड़के आया हूं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो। मैं पिछले प्लान में सरपंच था, सभी खेतों तक के रास्ते पक्के हैं हमारे गांव के अंदर। तो जैसे आपने सरपंची की बात आई है जी, सरपंचों का कहीं विरोध भी था? सरपंचों का सरकार से थोड़ा सा वो तो पहले जो आपका कार्य कर रहा है, हाँ, वो टेंडरिंग के कारण जो रहा है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? नहीं, कोई अंतर नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सरपंचों से कुछ छीन लिया। हाँ, उनको जो है ना कांग्रेस ने थोड़ा सा उनका माइंड जो हैंग कर दिया, एक तरीके से लगा लो, उनको बरगला दिया कि जी ई टेंडरिंग ये है, ई टेंडरिंग वो है। और फिर ठीक है, सरकार ने अगर वो लगा कि भाई सरपंच इससे नाराज है तो वो वापिस ले लिया। तो सरपंच संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरपंच बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकार का आप सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक युवा ने जो अग्निवीर के खिलाफ थे, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, जब 4 साल की थी। हालांकि अभी जो अग्निवीर का जो कार्यकाल है वो 7 साल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं युवाओं में इस बात की खटक है कि उन्हें जो पहले की तरह जो नौकरियां मिलती थी आर्मी के अंदर वो नहीं दी जा रही। तो क्या अभी वर्तमान में भी यही हालत है या कुछ सुधार हुआ है युवाओं में? और सरकार इसमें बहुत सरकार ने जो भी उसमें संभव चीजें थी वो दुरुस्त की हैं, और भविष्य में अगर भी कोई ऐसी होंगी तो सरकार करेगी। जो संशोधन किया है उससे अभी युवा खुश है, युवा खुश भी हैं। और एक चीज और है भाई साहब, मैं राउत साहब आपको बताऊं कि हम जब सुविधा तो चाहते हैं विदेशों वाले, तो हमें भी तो सरकार का जो है, जब सरकार विदेशों से कोई पॉलिसी लेके आती है, बहुत से देशों में ऐसे है कि जहाँ पे हम जब ये सोचते हैं कि भाई हमें सुविधाएं विदेशों वाली चाहिए, तो हमें कानून प्रक्रिया या जहाँ से जो हम पॉलिसी लेके आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और देशों से लेके आए, जैसे इस चीज को बहुत से देशों में है कि हर घर से कोई ना बच्चा मिलिट्री में कुछ दिन के लिए जॉब करके आता है। तो हमें थोड़ा बहुत ये भी देखना चाहिए ना कि जब हम सुविधा तो विदेश वाले चाहते हैं, तो वो कानून व्यवस्था भी हम उन्हीं की तरह पालना करें। जैसे अब हम बुराई तो करने लग जाते हैं सरकार की कि रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, हो रहा है। वो कानून की पालना जब कराते हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार चालान कटवा रही है, और जबकि रूल तो हम ही तोड़ते हैं वो हमारे लिए। अब ये देखो कि आप ये पोल्यूशन वाली बात वो किसके लिए कर रही है सरकार? आम नागरिक के लिए कर रही है, हमारे लिए ही तो कर रही है ना भाई। जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने वो हवा का साफ करने का घर में वो भी लगा लेते हैं। भाई गरीब आदमी के लिए तो कर रही है ना कि, और फिर हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो सरकार के साथ मिलके चल के तो देखो थोड़े दिन। और मैं बताऊं 2047 में, और इस बात को भूल जाओ, 2047 का जब मोदी जी ने टारगेट दे दिया तो 2047 का दे दिया। एक कौशल रोजगार निगम बनाया है इन्होंने, तो उस कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां करी बच्चों की। तो अभी जो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि जो उसमें संशोधन किया गया है कि 58 साल तक वो नौकरियां कर सकते हैं, तो अभी उससे कितना संतुष्ट हो? नहीं, कौशल से बहुत खुश हैं और बच्चे लग भी रहे हैं कौशल में। उसमें भी एक सॉफ्टवेयर बना रखा है सरकार ने कि उसमें फैमिली आईडी के 40 नंबर, जो ये पात्रता सीईटी बोलते हैं उसके 10 नंबर, हायर एजुकेशन के 10 नंबर, वहां भी एक तरीके से एक मेरिट बढ़ के आती है।
और उसका जो है मैसेज आ जाता है बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, वो अपने हिसाब से वहाँ ज्वाइन करता है और बहुत बच्चे लगे भी हैं इसमें। तो नीरज जी, आपका क्या है, मतलब जो यहाँ नौकरियां मिल रही है पोस्टल के तहत, हाँ, वो भी फेयर मिल रही वो है? भी फेयर मिल रही है और वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि उसका एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर ये बताया बना ट्रिपल पी के 40 नंबर मिलते हैं जिसकी 80,000 से कम इनकम है। जी जी। और सीईटी जिन बच्चों के लिए 10 नंबर उसके मिलते हैं, हायर एजुकेशन के 10 नंबर मिलते हैं और एक दो चीजें एक्सपीरियंस वगैरह हैं, उस आधार पे वो डाटा जो है सॉफ्टवेयर उठाता है, जिन बच्चों के होते हैं उन्हीं के हिसाब से उनकी मेरिट बढ़ती है। एक हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप लोग अच्छी शिक्षा लीजिए, अपना जो रोजगार पढ़ोगे तो रोजगार में जो है ना नौकरियों में आपको कहीं किसी की मारामारी में नहीं भिड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, चलो हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, अगर शिक्षा अच्छी ली है तो इंसान अच्छे जरूर बनेंगे और इच्छा हर आदमी नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए। बिजनेस है और चीजें भी जो है हर आदमी को भी नहीं मिल पाती नौकरी। अच्छा इंसान बनेंगे तो अपने आप बिजनेस में भी सेट हो जाएंगे, कोई कहीं हो जाएगा, कोई कहीं, कोई राजनीति में भी आ जाएंगे। तो यही है कि इसे ही मेरे युवा बच्चे जो है ना शिक्षा अच्छी ले। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी और सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से पिछले 10 साल में जो विकास और जो बगैर खर्ची पर्ची बगैर भेदभाव के जो काम हुआ है क्षेत्रवाद से हटके, ऐसे ही हम जब तक हमारी सरकार रहे हम ऐसे ही काम करते रहें और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसी रफ्तार से काम करते रहें।